हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अपने आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। अब भाई ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें नए बच्चों को तो डाउट्स होते ही हैं, बट उससे भी ज्यादा पुराने बच्चों को डाउट्स होते हैं। भाई उनके लगातार यही क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम इतने टाइम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमने सारी प्रैक्टिस कर ली है, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, फिर भी हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। भाई वो 40-50 की रेंज में जाके हमारे नंबर फंस जाते हैं। फिर चाहे कोई भी मॉक टेस्ट हम लगाएं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, मतलब कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एक रेंज के बीच में जाके नंबर फंस जाते हैं, और फिर ना तो उससे ज्यादा आते हैं और ना उससे कम आते हैं। इसका भाई एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि भाई आपका एनालाइज करने का तरीका सही नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनालाइज करते ही नहीं है, बट फिर वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एनालाइज अच्छे से करते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आपके एनालाइज करने का तरीका ना बिल्कुल परफेक्ट वाला नहीं है। भाई आज के अपने वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट एनालाइज करने का तरीका बताने वाला हूं, और एक चीज की बिल्कुल गारंटी लेने के लिए मैं तैयार हूं कि इतना परफेक्ट और इतना डिटेल्ड प्लान आपको पूरे YouTube पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर चीज के बारीक नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इतने डिटेल में आपको पूरे YouTube पे कहीं भी और एनालिसिस करने के ऊपर वीडियो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। देखिए, जब भी हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसके एनालिसिस के टाइम हमें 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। भाई सबसे पहले वो जो हमने बिल्कुल सही करे, भाई हमने अटेम्प्ट करे और हमसे सही भी हो गए। दूसरे वो जो हमने अटेम्प्ट करे और हमारे गलत हुए और हमें नेगेटिव मार्किंग मिली। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस वो भाई जो हम अटेम्प्ट करने गए, जिनमें हमने टाइम भी दिया, पर भाई कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनने वाला, मैं फालतू इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, तो उन क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। और चौथे टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते। भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम निकल जाता है और आखिरी के कुछ क्वेश्चंस या बीच के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम देख ही नहीं पाते, और फिर हमें पता ही नहीं चलता है वो क्वेश्चन ईजी थे, मुश्किल थे, क्या था। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको पूरा एक बहुत सटीक प्लान बताऊंगा कि भाई आपको किस सीक्वेंस में चलना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट सबसे पहले करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बाद में करना है, राइट। और भाई इसी के साथ ना आज मैं आप लोगों को अपनी खुद की एक एनालिसिस शीट दिखाऊंगा, जो मैं खुद के नोट्स प्रिपेयर करता था एनालिसिस करते टाइम, आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आपको किस सीक्वेंस में और कितना डीप जाते हुए इस पेपर का एनालिसिस करना है, राइट। तो चलिए ये सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, एनालिसिस शीट मेरी किस तरीके से दिखती थी। भाई वो कुछ इस तरीके से दिखती थी। सबसे ऊपर एनालिसिस का नाम होता था, भाई किस मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। उसके बाद इन 4 चीजों में मैं अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करता था। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट होता था जो क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है, नॉट अटेम्प्टेड, मैं सबसे पहले इस कैटेगरी के क्वेश्चंस एनालाइज करता था। दूसरे नंबर पे मैं देखता था कि मैंने वो क्वेश्चन जो मुझसे गलत हो गए हैं वो गलत क्यों हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए और मेरी क्या क्या गलतियां रही उसमें, मैं वो देखता था। तीसरे नंबर पे वो क्वेश्चंस देखता था जो मैंने स्किप कर दिए, और फाइनली आखिरी में मैं वो वाले क्वेश्चंस देखता था जो मेरे सही तो हो गए, बट उनका सॉल्यूशन में मुझे एक बहुत नई ट्रिक मिली या एक नया शॉर्टकट मिला, तो मैं उसको भी याद रखता था। ठीक है, तो इन 4 चीजों में हम करते थे। अब देखो, सबसे पहला फोकस हमारा कहां होना चाहिए। सो गाइस, मेरा सबसे पहला फोकस होना चाहिए उन क्वेश्चंस के ऊपर जो मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया। मतलब मुझे पता ही नहीं है भाई वो क्वेश्चन ईजी थे, मॉडरेट थे, डिफिकल्ट थे, भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, मेरा वीक पार्ट था, मुझे पता ही नहीं है। तो भाई मेरी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि मुझे इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को मिनिमाइज करना है। भाई ट्राई टू मिनिमाइज दीज क्वेश्चंस एंड ब्रिंग देम टू कैटेगरी 3। भाई कैटेगरी 3 मतलब मुझे कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मैं नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन को कम से कम अपने स्किप्ड वाली कैटेगरी में लेके आऊं, कि भाई एटलीस्ट मैं उनको अपनी आंखों के सामने से निकालने की कोशिश करूं। ठीक है, अब देखो आइडियली क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में जब आप लोग नए नए मॉक टेस्ट देना चालू करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको दिखेंगे कि जिनको आप देख ही नहीं पाओगे, अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करनी है भाई, आइडियल टाइम होता है 5 मॉक टेस्ट का। भाई 5 मॉक टेस्ट के बाद मतलब आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने देखा नहीं या जो आपकी नजरों के सामने से निकला नहीं। मतलब आपको 5 मॉक टेस्ट के बाद ये कोशिश करनी है कि भाई मान के चलते चलो पहले मॉक टेस्ट में ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो आप नहीं देख पाए, फिर अगले मॉक टेस्ट में ऐसे 8 क्वेश्चन थे जो आप नहीं देख पाए, फिर अगले मॉक टेस्ट में ऐसे 5 क्वेश्चन आए। तो ऐसे कम करते करते आपको कोशिश करनी है कि आफ्टर 5th मॉक टेस्ट ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो आपने अटेम्प्ट करके देखा ही नहीं या जो आपकी नजरों के सामने से निकला ही नहीं। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे। जैसे आप लोग मेरा भी एनालिसिस देखेंगे तो मैंने आप लिखा है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश।
तो भाई क्वांट में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 17, 19, 23 और 34, भाई सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट जब मैं इनका एनालिसिस करने गया तब मुझे समझ आया यार क्वेश्चन नंबर 34 तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, यार ये तो मुझे कर ही लेना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि यहाँ पे मैंने एक नंबर फालतू में अपना छोड़ दिया। वही जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखने गया तो मुझे समझ आया यार ये नंबर सीरीज का बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बट मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो वो नंबर मैं कहां से लेता। तो आपको कोशिश करनी है कि नॉट अटेम्प्टेड वाले नंबर को पर मॉक टेस्ट कम करते हुए जाना है, मतलब 10, 5, 4, 3, 2, मतलब कैसे भी कोशिश करके आपको कोशिश करनी है कि 5 मॉक टेस्ट के बाद आपका नॉट अटेम्प्टेड वाला नंबर बिल्कुल 0 के पास पहुंच जाना चाहिए, राइट। ये हो गई सबसे पहली बात। अब बात करते हैं भाई दूसरे नंबर पे हम क्या एनालिसिस करेंगे। भाई दूसरे नंबर पे मेरा फोकस रहेगा रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। भाई जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, जिनमें मैंने टाइम भी दिया, फिर भी सारी मेहनत करने के बाद में मेरे वो क्वेश्चंस गलत हो गए। तो भाई ये वाले क्वेश्चन है टोटल 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। भाई पहली कैटेगरी होती है कि भाई हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, भाई आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, या आपने कुछ गलत नोट डाउन कर लिया हो। बिकॉज कई बार पेपर में होता है भाई नंबर मान के चलो दिया 312, इसकी जगह मान के चलो मैंने जल्दबाजी में 315 लिख लिया या 317 लिख लिया, तो ये मेरी सिली मिस्टेक है, मुझसे बार बार गलती हो जाती है, ठीक है। ऐसी गलती ना बच्चे रीजनिंग में बहुत ज्यादा करते हैं। भाई पजल्स में बोलते हैं वो लोग 6 लोग बिठाओ, हम गलती से 8 लोगों को बिठा देते हैं, या वो बोलते हैं भाई एम एन के राइट साइड पे बैठा है और मैं उसको लेफ्ट साइड पे बिठा देता हूं। तो ये एक सिली मिस्टेक्स होती है, वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में या तो गलत पढ़ लेते हैं या गलत लिख लेते हैं। अगर सिली मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसको नोट जरूर करना है कि भाई आपसे क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोट करा कि भाई मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस क्या हुए। भाई क्वांट में मैंने टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, एक मेरा डीआई में क्वेश्चन गलत हुआ, और उसके साथ देखो मैंने नीचे लिखा कि भाई मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई और मेरी सिली मिस्टेक्स हुई। भाई मैंने कभी प्लस की जगह माइनस कर दिया होगा या प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो ये बेसिक सिली मिस्टेक्स है जो मुझसे बहुत बार होती थी, ठीक है। वहीं रीजनिंग में देख लो तो कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ना एक स्टार वाला क्वेश्चन था, एक स्टार लगा हुआ था, स्टार का मतलब था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से करना था, ठीक है। अब मैंने गलती क्या करी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और एक बार गलती से मल्टीप्लाई बाय एक जगह 2 कर दिया। वो जल्दबाजी के चक्कर में मेरे 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए थे, जबकि मैंने पूरा बना लिया था। तो ये वाली सिली मिस्टेक्स को आपको नोट डाउन जरूर करना है और कोशिश करनी है कि आगे आने वाले पेपर में सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन आपके कम से कम हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या होती है भाई, वो होती है हमारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या है भाई, आप एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए थे जिसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। मतलब वो होता है ना, कई बार हमें लगता है यार मैं हर बार इंग्लिश के सेक्शन में भाई 25 क्वेश्चन करके आता हूं, या ये वाले मॉक टेस्ट में तो बस मुझसे 17 ही क्वेश्चन बने, तो हम क्या करते हैं फालतू में तुक्के मारने लग जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो मुझसे नहीं बनते। जैसे देखो इस मॉक टेस्ट में मैंने क्या करा भाई, रॉन्ग क्वेश्चन में देखो सबसे ऊपर क्या लिखा, मैंने पैरा जंबल। भाई पैरा जंबल कभी मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं था, बट क्या हुआ इस मॉक टेस्ट में मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए। भाई 25 की जगह बस मैं 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, तो मैंने क्या करा, मैंने वो वाला टॉपिक भी पिक कर लिया, यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसकी वजह से मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए। समझे आप। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो आप कर सकते हैं वो ये कि भाई वापस जाइए यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लास लीजिए, वापस फंडामेंटल वाली क्लास लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपकी रॉन्ग अप्रोच। अब भाई ये वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे पेपर के। भाई ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि भाई आपके पास आएगा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन और आप लोग उसको एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने लग जाएंगे कि भाई वो वाले सर ने बताया था कि मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को हम एवरेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। बट हुआ क्या, ना आपका एवरेज उतना अच्छा था, मिक्सचर एलिगेशन तो ऑलरेडी अच्छा नहीं था, आपने गलत अप्रोच लगाया। टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में और हमारे नंबर बहुत बार नेगेटिव ही आते हैं। तो अगर आप रॉन्ग अप्रोच से कर रहे हैं तो मैं अगेन बोलूंगा कि भाई फंडामेंटल वाली क्लासेस लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अप्रोच तभी लगाओ शॉर्टकट वाली जब आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बिल्कुल अच्छे से आती हो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट वाली अप्रोच लगाने लग जाते हैं या कोई ट्रिक लगाने लग जाते हैं। भाई ट्रिक और शॉर्टकट आपके तभी चलते हैं जब आपको किसी चीज का फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो। भाई फंडामेंटल आपका क्लियर होता नहीं है, आप लोग डायरेक्टली शॉर्टकट पे आ जाते हो कि वो फला फला सर ने मुझे एक ट्रिक बताई थी, ये वाली अप्रोच बताई थी। तो भाई ऐसी कोई अप्रोच नहीं चलेगी। तो सबसे पहले ये सबसे खतरनाक कैटेगरी के क्वेश्चन से हमें बचना है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि भाई मुझसे फंडामेंटल मुझे समझ नहीं आता बट मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकता हूं, तो भाई वो कोशिश करना बंद करो। भाई वो कोशिश बंद करो, फंडामेंटल के ऊपर वापस जाओ। और अगर लगता है कि भाई फंडामेंटल समझ नहीं आ रहा है तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को हर बार स्किप कर दिया करो पेपर में, बिकॉज नहीं तो ये बार बार आपकी नेगेटिव मार्किंग को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गई 2 कैटेगरीज की बात। अब बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी।
भाई वो वाले क्वेश्चन जो मैंने स्किप कर दिए, तो भाई मैंने स्किप क्यों करे? भाई इसके दो बहुत बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं कि भाई मुझे उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। भाई मान के चलो मेरे सामने से मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस में उतना कंफर्टेबल नहीं था, मान के चलो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत मतलब इजी लग रहा था, देखने से शॉर्ट भी था और इजी भी लग रहा था। तो मैंने क्या करा, चलो 10 सेकंड उस क्वेश्चन को पढ़ के देख लेता हूँ। मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा, फिर मुझे समझ आया यार टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखने में तो छोटा है बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार। मैंने क्या करा, भाई मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने उस टॉपिक को स्किप कर दिया। भाई अगर आपने मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ करा है, भाई आपने उस टॉपिक को अगर स्किप करा है जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो भाई आपके लिए क्लैप्स बनते हैं, बिकॉज वहां पे आपने दिमाग चलाया। बिकॉज इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को मुझे मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाना है। भाई मैं जो बार बार बोलता हूं, भाई मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि भाई जो टॉपिक आपको आता नहीं है तो आता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी नहीं आता था और मॉक टेस्ट में एकदम से आने लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, भाई आपको लगता है कि भाई ये टीएसडी वाला टॉपिक है, भाई मैंने इसके क्वेश्चन को स्किप करा, बट क्या मैं इस पे मेहनत करके इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं? तो भाई बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ, करना भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट में इसके क्वेश्चन को स्किप करूंगा, फिर वापस क्लासेस आऊंगा, क्लासेस में टीएसडी की क्लासेस लगाऊंगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। बट मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाऊंगा और इसके क्वेश्चन को तब तक स्किप करता रहूंगा जब तक ये क्वेश्चन का टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको स्किप करना बनता है। दूसरी कैटेगरी होती है कि भाई आपको उसका कॉन्सेप्ट पता था, भाई न्यू द कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता था, बट उसका क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गया। भाई एग्जामिनेशन में मुश्किल इतना क्वेश्चन आ गया कि आपने उसमें टाइम देने की कोशिश करी, आपने उसमें 30 सेकंड्स दे भी दिए, बट आपको समझ आया यार वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है या बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, भाई इस एक क्वेश्चन को करने में हो सकता है मुझे 2 मिनट लग जाए, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को स्किप करोगे। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप करना बिल्कुल राइट डिसीजन होता है एग्जामिनेशन में। भाई वो टॉपिक चाहे जिसका हमें कॉन्सेप्ट पता है, बट वो क्वेश्चन अगर बहुत मुश्किल आ जाता है तो हमें ईगो पे नहीं लेना है। भाई आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि भाई एग्जामिनेशन में कभी अपने ईगो पे क्वेश्चंस को नहीं लेना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो उसमें 30 सेकंड का टाइम दो, 30 सेकंड में हमें समझ आ जाएगा वो मुश्किल है या इजी है। भाई इजी है तो अटेम्प्ट करेंगे, मुश्किल है तो हम उसको स्किप करेंगे। 100 में से 100 बार स्किप करो उस क्वेश्चन को, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कभी मत करो। ठीक है, और आखिरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि भाई वो क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट तो पता था, क्वेश्चन इजी भी था, तब भी आपने उसको स्किप करा। इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजिकली आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब यह है कि ये वाला टॉपिक ना आपका होता है वीक टॉपिक। भाई इसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता होता है, इस क्वेश्चन का लेवल भी इजी आता है, फिर भी आप उसको करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते और आप स्किप कर देते हैं। जैसे कई बार मेरे साथ होता था केसलेट डीआई में। भाई चाहे केसलेट डीआई छोटा ही क्यों ना है, बहुत इजी क्यों ना है, मुझे कॉन्सेप्ट भी सारा पता होता था, केसलेट डीआई इजी भी आता था, बट मैं फिर भी उसको छोड़ देता था बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता था। और फिर कुछ मॉक टेस्ट के एनालाइज करने के बाद मुझे समझ आया यार ये टॉपिक ना मेरा वीक है, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं इस टॉपिक में मेहनत करूं और वीक कैटेगरी से उठा के इस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लेके आऊं, या फिर जब भी मुझे ये टॉपिक दिखता है मैं इसको फिर स्किप करना चालू करूं, बिकॉज फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट ये चीज आपको ये बताएगी कि आपका टॉपिक वीक कौन सा है, बिकॉज जहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी, मतलब आप उसमें वीक हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी वो होती है उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना, भाई जो क्वेश्चन आपने राइट करे बट उसके जब आपने सॉल्यूशंस चेक करे तो आपको पता चला कि भाई आप उसका सॉल्यूशन आपने जिस अप्रोच से क्वेश्चन को करा है उससे भी ज्यादा अच्छा था। दैट मींस कई बार ऐसा होता है कि भाई मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई इंग्लिश में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि भाई आप बताओ व्हाट इज द इन्फरेंस ऑफ द ऑथर, इन्फरेंस बताओ। अब मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया, सब कुछ करा, मैंने आंसर मार्क करा और मेरा आंसर राइट भी हो गया, बट मैंने फिर जाके जब उसका सॉल्यूशन चेक करा तो मुझे समझ आया यार उसका सॉल्यूशन तो एक सेंटेंस या एक लाइन में हो सकता था, और मैंने इतनी सारी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, तो मुझे समझ आएगा अरे सॉल्यूशन बढ़िया है। इसका क्या करूंगा, जल्दी से या तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं या वहीं बिना छोटे से इसके नोट्स बना लेता हूं। इससे मुझे बहुत फायदा होगा, बिकॉज जब भी आगे इन्फरेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में आएगा यार मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था, इस क्वेश्चन को ना मैं एक लाइन में कर सकता हूं, या मैंने वहां पे नोट्स बनाए थे और मुझे याद है कि एक लाइन में इन्फरेंस के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो राइट वाले जो आपने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उनको भी जरूर एनालाइज करा करिए, बिकॉज कई बार ऐसा जरूर होगा कि आपको और ज्यादा बेटर अप्रोच मिलेगी उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मेरी एनालिसिस शीट क्या बोल रही है कि भाई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डीआई अटेम्प्ट करा, बट डीआई में जब मैं डीआई ऑन परसेंटेज चेंज करने जा रहा था, मैंने इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, मुझे अटेम्प्ट करने में लगा यहाँ पे 1 मिनट।
बट जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा ना तो मुझे समझ आया यार सोल्यूशन करता मैं अगर तो 15 से 20 सेकंड में इसके क्वेश्चन को बना लेता। यहाँ मुझे एक और ज्यादा नई शॉर्टकट ट्रिक मिली, तो मैंने क्या करा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, कितने बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैंने स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज देखो उसमें आपको शायद थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के साथ उस फोल्डर को भी शेयर करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो देखो रीजनिंग में मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई सिलॉजिज्म में मैं तो कर रहा था बट यहाँ पे मुझे एक नई शॉर्टकट ट्रिक मिली, तो मैंने क्या करा, उस शॉर्टकट ट्रिक को याद करने की कोशिश करा या समझने की कोशिश करा। इंग्लिश में देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहा था, डिफिकल्ट टॉपिक है बट यहां मुझे एक इजी अप्रोच मिली, तो मैंने क्या करा, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोल्डर में डाल दिया। तो यही सेम चीजें आपको करनी है, यही सेम स्ट्रैटेजी आपको अप्रोच करनी है और यही सेम तरीके से इसी सेम सीक्वेंस में आपको चलते हुए अटेम्प्ट करना है। सो भाई हमारा राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए अटेम्प्ट करते हुए, अगेन मैं आप लोग को बता देता हूं। भाई सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है जिन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, जो मैं देख ही नहीं पाया, और मुझे हर आने वाले मॉक टेस्ट में कोशिश करनी है कि ये नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस का नंबर लगातार डिक्रीज होता रहे। सेकंड कैटेगरी के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करे मैं उनको एनालाइज करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि क्या मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं, क्या मैंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करी हैं, या मैंने बहुत बड़ी वो खतरनाक वाली मिस्टेक्स करी हैं। थर्ड कैटेगरी में मैं करता हूं उन क्वेश्चंस को एनालाइज जो मैंने स्किप करे हैं, और यहाँ पे मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मेरा वीक टॉपिक क्या है और मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, और जो मेरा वीक टॉपिक है फिर मैं उसके फंडामेंटल्स पे वापस जाता हूं और पढ़ाई करता हूं। और फाइनली आखिरी कैटेगरी जो मैं एनालाइज करूंगा वो है राइट क्वेश्चंस, और यहां मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई नया शॉर्टकट या कोई नई ट्रिक ऐसी है जो मुझे अभी तक नहीं पता थी बट यहाँ पे एनालाइज करते टाइम मुझे वो सोल्यूशन में मिली है। अब भाई इसके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर अभी मार्केट में सबसे अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज कौन सा है। तो देखो मार्केट में अभी 2-3 मॉक टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी हैं। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज। भाई स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज का एग्जामिनेशन का लेवल बहुत अच्छा है, इनके मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल के आते हैं। तो अगर आप लोग स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड लगा लीजिएगा अल्फा 10, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा, राइट। सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आज एनालिसिस के रिगार्डिंग आप लोग को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल गए होंगे, बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक अनआंसर्ड रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोग के लिए ओपन है। मैं खुद 24 आवर्स आप लोग के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग सारे के सारे डाउट्स बिना झिझक के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, बिकॉज हर उस जरूरतमंद बच्चे हमें मदद करनी है जो इस बार बहुत मेहनत कर रहा है बट फिर भी किसी ना किसी रीजन से अगर उसका सिलेक्शन रुक रहा है या उसके नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके पास ये वीडियो को पहुंचाइए और उसको बताइए कि भाई एनालाइज करने का सबसे परफेक्ट तरीका क्या होता है। और इसी के साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बने रहिए द अल्फा बैंक के चैनल के साथ, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात भी करने वाले हैं।